हेलो ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट वीडियो में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है उसका एक्सप्रेशन डिराइव किया था। आज बारी है एक स्फेरिकल कैपेसिटर का। तो स्फेरिकल कैपेसिटर हम बनाते कैसे हैं? वी हैव ए कंडक्टिंग स्फीयर, ये कंडक्टिंग स्फीयर ये शेल भी मान सकते हो, एक कंडक्टिंग स्फीयर है और उसको हमने एनवेलप करके इसके चारों तरफ और एक कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल रखा है। मतलब there are two conductors, पहला कंडक्टर है कंडक्टर A in the form of a sphere, conducting sphere या शेल भी मान सकते हो। एंड दूसरा है ये जो आउटर साइड में तुमको ये कंडक्टिंग शेल दिख रहा है जिसका नाम हमने B देख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर हमको एक कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट करना है, हमको पता है कि एक कंडक्टर के पास Q चार्ज होता है और दूसरे कंडक्टर के पास -Q चार्ज होता है। और चार्ज देने का एक तरीका मैंने तुमको सिखाया था कैसे देते हैं। वी टेक ए बैटरी और हम दो कंडक्टर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक कंडक्टर से बैटरी इलेक्ट्रॉन्स खींच के लेके आता है और जितना सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच के लेके आता है दूसरे कंडक्टर को वही सप्लाई कर देता है। तो एक के पास अगर जहां से इलेक्ट्रॉन्स खींच के लाया गया देयर इज अ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर, वहां पर प्लस क्यू आ जाएगा और जिस कंडक्टर को बैटरी ने इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिया उसका चार्ज कितना आ जाएगा? -क्यू आ जाएगा। ये तो एक तरीका होगा, ठीक है। आज मैं तुमको चार्ज देने का और एक दूसरा तरीका समझाऊंगा। देखो इसमें क्या है, हमको क्या करना है, ये जो अंदर का तुमको स्फीयर दिख रहा है, इस स्फीयर को हमने +Q चार्ज दे दिया, बाहर से +Q चार्ज दे दिया। इज दैट क्लियर? देयर इज नो बैटरी इन दिस सीन, कोई बैटरी नहीं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। हमने अंदर वाले कंडक्टिंग स्फीयर को Q चार्ज दे दिया, दिख रहा है प्लस 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 प्लस, हमने Q चार्ज दे के रखे। अच्छा, अभी अगर ये कंडक्टिंग शेल है तो अगर इस कंडक्टिंग स्फीयर के आउटर सरफेस में +Q चार्ज आ चुका है तो ये जो +Q चार्ज हमको इसके आउटर सरफेस पे दिख रहा है ये B वाले कंडक्टिंग शेल के इनर सरफेस पे, कहां पर? B वाले शेल के इनर सरफेस पे। ये जो इनर सरफेस दिख रहा है तुमको यहां पर -Q चार्ज इंड्यूस कर देगा। मैंने सिखाया था कि फेसिंग सरफेसेस will always have equal and opposite charges, which means यहाँ पर अगर +Q चार्ज है, ये जो शेल है B वाला शेल है, इसकी इनर सरफेस पे क्या आ जाएगा? -Q चार्ज आ जाएगा। मैंने -Q लिख के रखा, ठीक है। अभी के लिए अर्थिंग को कंसीडर मत करो, there is no earthing, इसको भूल जाओ, there is no earthing, ठीक है। अभी ये शेल जो था वो तो न्यूट्रल है। अभी अगर इनर सरफेस पे -Q आ गया तो आउटर सरफेस पे क्या आ जाएगा? आउटर सरफेस पे एक +Q चार्ज आ जाएगा, राइट, बिकॉज शेल तो कंडक्टिंग है। एक सरफेस पे इनर सरफेस पे -Q इंड्यूस हो गया तो आउटर सरफेस पे क्या इंड्यूस हो जाएगा? +Q इंड्यूस हो जाएगा, ताकि एज अ होल नेट चार्ज 0 है। एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज बेसिकली न्यूट्रल। अभी अगर मैं इस B वाले शेल के आउटर सरफेस को अर्थ कर दूं, अभी मैंने अर्थ कर दिया तो मैंने क्या सीखा है? अगर इस आउटर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और आउटर वाले सरफेस को तुमने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आके इन सारे पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देगा? इन सारे पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। दैट मींस आउटर सरफेस पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अर्थ करके हम आउटर सरफेस में जो चार्जेस हमको दिख रहा था +Q उसको हम गायब कर देंगे। बात समझ आया? दैट मींस अभी इस A वाले स्फीयर के आउटर सरफेस पे +Q चार्ज है एंड B वाले शेल के इनर सरफेस पे -Q चार्ज है। फेसिंग सरफेसेस दे हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड ए स्फेरिकल कैपेसिटर। देयर आर टू कंडक्टर्स विद ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है। अभी हमको निकालना है, लेट्स गेट बैक टू द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन। हमको इसका कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सबको पता है कि हम क्या करते हैं? C दैट इज इक्वल टू व्हाट? Q by V करते हैं। तो Q तो हमको पता ही है कितना है। अभी हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स A एंड B, दोनों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है, ठीक है। मैं एक सिंपल तरीका दिखाऊं। सबसे पहले ये जो A वाला स्फीयर है इसका पोटेंशियल निकालते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिख के रखा। अभी अगर हमको A वाले शेल का या A वाले स्फीयर का कंडक्टिंग है उसका अगर हमको पोटेंशियल निकालना है, वी शैल यूज द प्रिंसिपल ऑफ, कम ऑन से, वी शैल यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ऐसा क्यों? बोलो ऐसा क्यों? बिकॉज सर आप देखिए कि यू आर डीलिंग विद टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस, एक तो +Q चार्ज है, एक तो -Q चार्ज है। तो अगर आपको A वाले शेल का पोटेंशियल बताना है तो सर आपको दोनों चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस का कंट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो
अभी इसके सरफेस पे अगर हमको पोटेंशियल लिखना है तो सबसे पहले ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज के लिए कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसको हम देखते हैं। दिस इज अ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस पे चार्ज अगर होगा उसके कारण कितना पोटेंशियल बनता है, we know that is k q by r, where r is the radius of that sphere. So इस प्लस q के लिए कितना आएगा, k q by इस पर्टिकुलर स्फीयर का रेडियस कितना है a, तो हमने k q by a लिख के रखा है। ये तो हो गया प्लस q का कंट्रीब्यूशन। अभी मैंने पूछा माइनस q, ये तो माइनस q है। अभी इस माइनस q को पूछा माइनस q, तुम बताओ तुम इसके ये जो a वाला स्फीयर है इस पे तुम कितना पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करो। तो माइनस क्यू वाला चार्ज जो कि यहाँ पर है बी वाले शेल पे है, तो माइनस क्यू वाला चार्ज बोलेगा सर आप ना इस सरफेस पे पोटेंशियल पूछ लो, और ये जो ए वाला सरफेस है ये तो मेरे अंदर है, इनसाइड मी। दैट मींस मेरे लिए ये वाला स्फीयर एक इंटरनल पॉइंट है। तो इंटरनल पॉइंट पे मेरे लिए पोटेंशियल कितना होगा, जितना मेरे सरफेस पे होगा, सिखाया था जितना सरफेस पे होता है अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होता है। तो ये जो बड़ा वाला शेल है बी वाला शेल जिसमें माइनस क्यू चार्ज है, इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, इसके सरफेस पे बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज कितना पोटेंशियल होगा ये बता दो। बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज पोटेंशियल होगा के माइनस क्यू, और बड़े वाले शेल का रेडियस कितना हो जाएगा, के माइनस क्यू बाई, वही लिख के रखा है। दैट मींस हमने प्लस क्यू का भी कंट्रीब्यूशन देखा और माइनस क्यू का भी कंट्रीब्यूशन देखा। तो ये हो गया पोटेंशियल। थोड़ा सजा के लिखते हैं, यहाँ से हम के क्यू को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर क्या बचेगा 1 by a माइनस 1 by b। इज दैट क्लियर? और सजा के लिखना, चलो लिखते हैं। दैट इज के क्यू, ऊपर क्या आएगा b माइनस a, नीचे क्या आ जाएगा a b। तो ये हो गया ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है ना। अभी तुम अगर मुझे पूछोगे सर आप मुझे ये बताओ बी वाले शेल का पोटेंशियल क्या होगा, बी वाले शेल का पोटेंशियल, तो मैं फिर से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकता हूँ। मैं इस प्लस क्यू के लिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लिखूंगा, फिर उसके खुद के पास जो माइनस क्यू चार्ज है उसके लिए भी कंट्रीब्यूशन लिखूंगा और रिजल्टेंट जीरो ही आएगा। अगर मान नहीं रहे ना तो एक बार करके देख लेना, जैसे कि मैंने इस केस में किया था, इस केस में भी वही चीज रिपीट करके देखना, जीरो ही आएगा। और मुझे कैसे पता है, मुझे इसलिए पता है बिकॉज तुमने इस आउटर शेल को बी वाले शेल को अर्थ के साथ कनेक्ट करके रखा है, और अगर अर्थ के साथ कनेक्ट करके रखोगे तो अर्थ का जो पोटेंशियल होगा बी वाले शेल का भी वही पोटेंशियल होगा। अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, हम सबको पता है कि अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है। अर्थ का पोटेंशियल अगर जीरो है तो ये जो आउटर वाला शेल है बी वाला शेल है, इसका जो टोटल पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो मैंने डायरेक्टली जीरो लिख के रखा है, तुमको मन करे तुम कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, जीरो ही आएगा, ठीक है। अभी अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है, मुझे सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सो लेट अस फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। मुझे पता है कि VA माइनस VB करता हूँ बिकॉज मुझे कैपेसिटेंस निकालना है, Q by V होता है, कैपेसिटेंस हमेशा एक कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पर पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ही लिखता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ VA माइनस VB कर देता हूँ, तो पॉजिटिव ही निकलेगा। VA माइनस VB अगर मैं करूंगा, एक बात बताऊँ क्या आएगा, VA माइनस VB तो जीरो है, VA में से यही बचेगा, दैट इज K कैपिटल Q। देखो दैट इज K कैपिटल Q B माइनस A डिवाइडेड बाय व्हाट, AB। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो अभी हम कैपेसिटेंस निकालते हैं, कैपेसिटेंस कितना होगा, Q बाय डेल V। अच्छा, Q चार्ज Q लिखते हमने, डेल V की जगह हमने ये पुट कर दिया, दैट इज KQ बाय B माइनस A, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर AB आ जाएगा। बोलो समझ आ रहा है नहीं यार। जैसे कि हमको हमेशा पता है कि चार्जेस बेसिकली कैंसिल आउट हुआ, ये जो K है K को हम 1 by 4 pi epsilon naught लिख सकते हैं, तो 4 pi epsilon naught ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज 4 pi epsilon naught AB डिवाइडेड बाय B माइनस B। कुछ आया समझ में? सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर? ओके। और एक छोटा सा चीज मैं तुमको बताना चाहूंगा, थोड़ा दिमाग में जोर देना है। मैंने जब कैपेसिटर्स पढ़ाना चालू किया था तो मैंने आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस लिखा था। और अगर तुमको फॉर्मूला याद है, कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन याद है, फर्स्ट 4 pi epsilon naught into R। उस वक्त मैंने ये कहा था कि अगर एक सिंगल कंडक्टर है, उसमें हम चार्जेस स्टोर कर पा रहे हैं, वो एनर्जी स्टोर कर पा रहे हैं, तो उसको भी हम कैपेसिटर बुलाएंगे, लेकिन वो एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर है। मैं उसको फिर से आज डिराइव करूंगा, यहीं से डिराइव करूंगा।
और कैसे करूंगा ये देखो। अगर मैं कहता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं कहता हूं इफ b टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब b टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब ये जो b है दिस इज द रेडियस ऑफ द आउटर b वाला शेल। इस b को अगर मैं इंफिनिटी कर दूं तो ये शेल बड़ा होते 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 ये जो आउटर शेल है b को अगर मैं इंफिनिटी कर दिया तो कहने का मतलब ये है कि ये आउटर शेल कहाँ पहुंच गया, ये आउटर शेल तो इंफिनिटी में पहुंच गया बिकॉज b को हमने इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर दिया। तो अगर हमने आउटर शेल को इंफिनिटी भेज दिया तो अभी हमारे सामने बचेगा क्या, हमारे सामने तो सिर्फ यही a वाला स्क्वायर ही बचेगा क्योंकि b वाला शेल तो इंफिनिटी पहुंच गया। इज दैट क्लियर? दैट मींस ऐसे करके हम इस पूरे अरेंजमेंट को एक आइसोलेटेड कंडक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। इज दैट क्लियर? सिर्फ b टेंड्स टू इंफिनिटी ध्यान से देखना, तो ये जो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन है ध्यान से देखना, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। a को हमने रख दिया, b को नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पर b by b आएगा और यहाँ पर माइनस a by b आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा। ओके, b by b तो ये तो 1 हो गया। और ये जो a by b वाला टर्म है ध्यान से समझो, इफ b टेंड्स टू इंफिनिटी a by b विल बी टेंडिंग टू व्हाट, 0, बिकॉज़ b जो कि डिनोमिनेटर में है वो इतना बड़ा है कि a by b वाला फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। और कैपेसिटेंस इन दिस केस will take the form of 4 pi epsilon naught, 1 minus 0 is 0 और ऊपर से बच जाएगा 4 pi epsilon naught into a। और अगर तुम अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर दोगे तो ये एक्सप्रेशन हमको ऑलरेडी मिल चुका है, एंड दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। बिकॉज अगर हमने b को इंफिनिटी किया हमारे सामने सिर्फ a वाला स्क्वायर ही बचा रहेगा। सो इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर वी कैन एज्यूम दैट द आउटर शेल दैट इज b वाला शेल इज एट इंफिनिटी। समझ में आया? यही मैंने लिख के रखा है। आई होप सो तुमको ये समझ में आया, पक्का समझ में आया? ओके, इसको तुम अभी पॉज करके नोट करो, मैं नेक्स्ट टॉपिक प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है? ओके फाइन, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो हमने दो सिलेंडर्स लिया, दो सिलेंडर्स को लेके इस कैपेसिटर को कंस्ट्रक्ट किया। अंदर एक सिलेंडर है जिसका रेडियस a है और बाहर एक सिलेंडर है जो अंदर वाले को एनवेलप करके रखा है, उसका रेडियस कितना है b। इज दैट क्लियर? अच्छा, और चार्जेस कैसे देते हैं वो टेक्निक मैंने तुमको लास्ट स्पेरिकल कैपेसिटर के केस में सिखाया था कि हमने अंदर वाले सिलेंडर को क्यों चार्ज दिया। मैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा बिकॉज डायग्राम बहुत क्लमजी हो जाएगा। तो ये जो ब्लू कलर का सिलेंडर है इसके सरफेस पे +q चार्ज है, और ये जो ब्लैक कलर का सिलेंडर दिख रहा है इसकी इनर सरफेस पे ब्लू वाला +q, इसकी इनर सरफेस पे -q को बुला देगा, इसकी इनर सरफेस पे -q आएगा, और बाहर पे इस ब्लैक कलर के सिलेंडर के आउटर सरफेस पे जो +q चार्ज आएगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने अर्थ करके रखा है आउटर सरफेस को। दैट मींस ब्लू कलर के सिलेंडर के आउटर सरफेस पे +q आएगा एंड ब्लैक कलर के सिलेंडर के इनर सरफेस पे क्या आएगा, -q, और ब्लैक कलर के सिलेंडर का जो आउटर सरफेस है उसको हमने अर्थ करके रखा, न्यूट्रलाइज करके रखा। इज दैट क्लियर? द फील्ड लाइन शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लू सिलेंडर एंड एंडिंग ऑन द ब्लैक सिलेंडर। इज दैट क्लियर? ओके, अभी कुछ पॉइंट्स मैंने बता के रखा है कि हमने सिलेंडर को बहुत लंबा माना है, इतना लंबा माना है ताकि हम फ्रिंजिंग इफेक्ट को कंसीडर इग्नोर करें। फ्रिंजिंग इफेक्ट याद है ना, एजेस पे क्या होता है, फील्ड्स बेंड हो जाता है, मैंने पढ़ाया था, उसको हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। ऑल द फील्ड लाइंस एकदम अच्छे से रेडियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसमें यू कैन नोटिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म नहीं है, मैग्नीट्यूड वैरी कर रहा है। इनफैक्ट वो इस एक्सिस से डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज if you see the density of field lines as you are going outwards, the density of field lines are decreasing, right? जितना दूर जाएगा तो इन दोनों के बीच का स्पेसिंग क्या करेगा, इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? Density is changing because they are moving radially outward, which means electric field is not, magnitude of electric field is not constant. तो अभी अगर हमको कैपेसिटेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन दिस केस हम कैसे निकालें? देखो अभी सिलेंडर के लिए पोटेंशियल कितना होता है वो फॉर्मूलास हमारे पास है नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमको फिर से वो बेसिक आइडिया यूज करना पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा,
दैट मींस अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालना है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो तो पता करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, आर डिस्टेंस पे, ध्यान से सुनना, आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। अरे यहाँ मैंने ड्रॉ नहीं किया, इमेजिन करो, आर डिस्टेंस पे हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। मतलब ये ब्लैक वाला सिलेंडर, ये ब्लू वाला सिलेंडर, और इसके बीच में ग्रीन कलर का आर रेडियस का और एक ग्रीन कलर का इसी सिलेंडर के शेप का गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन। Is that clear? That means in this case I can see, I look at the top view. Top view देखो, r distance पे हमने क्या किया, r distance पे हमने एक ग्रीन कलर का गॉसियन सरफेस चूज किया, ये भी सिलेंडर के शेप, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई करके, क्या अप्लाई करके, गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालेंगे। Is that clear? I need to understand कि अगर ये सिलेंडर है, this is the cylinder, is that clear? तो जो फील्ड लाइंस है वो सिर्फ इस कर्व सरफेस को, ये जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का, उस कर्व सरफेस को काट के ही निकलेंगे। Is that clear? Okay. That means flux will only be created through the curved surface of the green cylinder. Okay, fine. ग्रीन सिलेंडर का लेंथ हमने कितना मान के रखा है, ग्रीन सिलेंडर का लेंथ जो कि हमारा गॉसियन सरफेस है उसका लेंथ हमने y मान के रखा है, ठीक है। और ट्राई टू इमेजिन उसका जो कर्व सरफेस का एरिया होगा वो क्या होगा, दिस इज 2 pi r into y, कर्व सरफेस एरिया 2 pi r into y अंदर का लेंथ। सो भी अगर हमको फ्लक्स लिखना है हम क्या कर सकते हैं, E into 2 pi r into y लिख सकते हैं फ्लक्स, ठीक है। वो कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकल रहा है, आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है। into 2 pi r into y, that is the area of the curved surface, this is the flux and that is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed, and the total charge enclosed in this case is, ये तुमको समझना है। देखो हमने यहाँ पर ब्लू वाले को Q चार्ज दिया और ब्लैक वाले को -Q चार्ज दिया, और ये जो Q चार्ज है ब्लू वाले के पास, that is distributed over a length of what, L, right? So what is the charge per unit length? The charge per unit length is Q by L. That means L length में Q चार्ज है तो per unit length में कितना चार्ज होगा, Q by L। एंड हमने जो ये ग्रीन कलर का गॉसियन सरफेस माना है, ये जो यहाँ पर बीच में जो यहाँ पर ग्रीन कलर का गॉसियन सरफेस है, इसका लेंथ हमने कितना माना है, y लेंथ तक माना है, y लेंथ तक माना है। तो y लेंथ में ब्लू कलर का के ऊपर जो चार्ज है कितना एनक्लोज कर लेगा वो हम निकाल कर रखते हैं। तो मुझे पता है कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, Q by L, Q by L is the charge per unit length। तो y लेंथ में कितना चार्ज आ जाएगा, Q by L into y। मतलब यहाँ पर अगर मैं y लेंथ का एक सिलेंडर मानूं तो उसमें कितना चार्ज आ जाएगा, Qy by L। Is that clear? समझ में आया? तो चार्ज एनक्लोज्ड हम लिखते हैं, so that is equal to Qy by L। देखो यहाँ पर y कैंसिल आउट हो जाएगा। So in this case अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, Q divided by 2 pi epsilon naught, come on, L पहले से था into R, सही लिखा ना, Q by 2 pi epsilon naught R into L। फटाफट पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम अंदर वाले ब्लू वाले सिलेंडर से बाहर वाले ब्लैक वाले सिलेंडर के पास जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VB minus VA, ठीक है ना, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E dot dr वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ध्यान से, दैट इज Q by 2 pi epsilon naught L into R into हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, dr, लिमिट्स r का वैल्यू a से लेके कहां तक वेरी करेगा, b तक वेरी करेगा, ठीक है। तो फटाफट देखो क्या आएगा, -Q by 2 pi epsilon naught L dr by r is ln r, और लिमिट्स अगर हम पुट करूंगा तो ln क्या लिख सकते हैं, ln इन दिस केस b by a, ठीक है, माइनस साइन। और यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, VB minus VA, इज दैट क्लियर? ओके, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, बट हम इसके मैग्नीट्यूड के साथ डील करते हैं। मुझे पता है कि यार ब्लू वाले का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ब्लैक वाले सरफेस का पोटेंशियल कम होगा, बिकॉज फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं इन दिस केस, VA minus VB लिखते हैं, बिकॉज सम कैपेसिटेंस का साइन पॉजिटिव ही होता है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं। VA minus VB, दैट मींस इन दिस केस क्या मिलेगा, इसको पुट करेंगे तो माइनस चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय 2 pi epsilon naught into L ln B by A। इज दैट क्लियर? तो अभी हम कैपेसिटेंस निकालते हैं, दैट इज Q by del V पुट कर देते हैं,
अगर हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर आएगा Q, नीचे क्या हो जाएगा Q ln B by A, और ऊपर क्या आ जाएगा, दिस इज 2 pi epsilon naught into L. Q gets cancel, तो यहाँ पर फाइनली क्या बचेगा, दैट इज 2 pi epsilon naught into L divided by ln B by A. ठीक है, आई होप सो तुमको ये कैपेसिटेंस का डिराइवेशन समझ में आया. दिस इज फॉर ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको यहीं क्लोज कर. फाइन, थैंक यू.